दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर चैप्टर का आज हमारा 9th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर रहे थे। हमने कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स सॉल्व की जिनमें डायरेक्टली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन से कैपेसिटर्स पैरेलल में है, कौन से सीरीज में है। कई बार आपको कॉम्प्लेक्स डायग्राम दिया जाता है तो आप पाथ मेथड से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो और उसके बाद सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन अप्लाई करके आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हो। हमने अभी वो प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं की हैं जिन प्रॉब्लम्स में अनबैलेंस ब्रिजिंग आ जाती है या फिर जिनमें स्टार डेल्टा कन्वर्जन का इस्तेमाल होता है, या आगे चल के आप पढ़ोगे कि ये सब क्या चीज होती है, स्टार डेल्टा क्या होता है, वो मैं बताऊंगा आपको। दूसरा वो प्रॉब्लम जिनमें सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, उन प्रॉब्लम्स को अभी हमने नहीं देखा है, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़ चुके होंगे तब हम उनको डिस्कस करेंगे। दूसरा, कई बार सिचुएशन ऐसी भी आती है जिसमें कई सारे कैपेसिटर्स एक सर्किट में कनेक्ट होते हैं और आपने कोई पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट पे अप्लाई कर दिया और उसके बाद किसी पर्टिकुलर कैपेसिटर प्लेट्स पे आप चार्ज पूछते हो कि कितना चार्ज उसमें स्टोर होगा, या उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी उस पर्टिकुलर कैपेसिटर के अक्रॉस, या उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो ये भी प्रॉब्लम्स आपकी बन जाती हैं, तो उनको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे जब आप केवीएल केसीएल पढ़ चुके होंगे, तब हम उनको देखेंगे, क्योंकि वहां पे हमें इनको कैलकुलेट करना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। आज का जो एपिसोड है इसमें कुछ और हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जिनमें अगेन बेसिक लेवल के सीरीज पैरेलल हम देखेंगे कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। दूसरा, हम डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे अब और देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करने से कैसे हम कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं एक सिचुएशन ले रहा हूं। जरा सोचिए, मेरे पास एक इस तरह की सिचुएशन है जिसमें ऐसे दो प्लेट्स हैं और दोनों प्लेट एक पॉइंट से कनेक्टेड है। मतलब आप ये समझिए कि दोनों पे सेम ही पोटेंशियल होगा, इसको मैं बी पॉइंट बोल देता हूं। और इधर से मेरे पास कुछ और कंडक्टर लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसे कंडक्टर लगे हुए हैं। जरा देखिए, ये जो है ये मेरा ए पॉइंट से कनेक्ट है। इस पॉइंट को मैं ए बोल रहा हूं। इसका मतलब इन तीनों प्लेट्स का जो पोटेंशियल है वो सेम है, वो ए से कनेक्ट है। और बी जो है उनका इन प्लेट्स का सेम पोटेंशियल होगा, बिकॉज ये दोनों के दोनों कंडक्टर जो है वो बी से कनेक्टेड है। अब सवाल यहां पे ये है कि अगर मैं इन प्लेट्स का एरिया ए ले लूं, सबका एरिया इनका ए है। अच्छा, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मैं ले लेता हूं डी। यहां पे जो डिस्टेंस है वो है मान लीजिए मेरी 2d, और यहां पे भी मेरी डिस्टेंस जो है वो है 2d। यहां पे ये जो डिस्टेंस है ये है मान लीजिए 1.5d। आपको बताना है सी ए बी, ए और बी के बीच का कैपेसिटेंस क्या होगा, आपको ये कैलकुलेट करना है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम कैसे सोल्व करेंगे जरा देखिए। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे एक साइड बी कंडक्टर है और एक साइड ए कंडक्टर है। दोनों कंडक्टर आपके कनेक्टेड नहीं है, बीच में एयर आ गई है, तो यहां पे इनके बीच एक कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सबसे पहले ये देखो कैपेसिटेंस कहां कहां एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली यहां पे देखो, ये जो दो प्लेट्स लगी हुई हैं, दोनों प्लेट्स अलग अलग हैं, ये ए वाली है, ये बी वाली है, तो अगेन इनके बीच में कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करेगा। यहां पे बी वाली प्लेट है, यहां पे ए वाली है, तो यहां पे भी कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करेगा। यहां पे नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? क्योंकि इधर भी ए है और इधर भी ए है, तो दोनों तरफ सेम ही कंडक्टर है। तो कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करने के लिए जरूरी क्या है बताइए? चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी वो तभी डेवलप होती है जब दो डिफरेंट कंडक्टर हो और उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक हो। कनेक्टेड नहीं होने चाहिए, तो ये तो कनेक्टेड है, दोनों दोनों एक ही जगह से कनेक्टेड है, तो इनके बीच कैपेसिटेंस डेवलप नहीं होगा। कैपेसिटेंस केवल यहां पे और यहां पे डेवलप होगा। ठीक है, अब सवाल यहां पे ये उठता है कि ये कैपेसिटेंस क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा। पहले ये निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसको अगर मैं देखूं तो ये जो कैपेसिटेंस है ये बनेगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, इसको मैं C1 बोल देता हूं। ये है मान लीजिए मेरा C1, ये है C2 और ये है मान लीजिए C3। ठीक है, तो C1 की वैल्यू मेरे पास आ गई है। C1 जो होगा इट कम्स आउट टू बी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब C2 बताइए, C2 बनेगा एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि बीच में एयर ही है, a बाई 2d, एंड C3 की जो वैल्यू आएगी इट कम्स आउट टू बी एप्सिलॉन नॉट a बाई 2d। तो हमने इनकी वैल्यू भी निकाल दी है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मच मच लेस है एरिया के कंपैरिजन में, दे रखा है भाई, d इज मच लेस देन a। ठीक है, तो हमने C1 C2 C3 भी निकाल दिया। अब अगला सवाल है कि इनका इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करें। तो ध्यान से देखिए, जो C1 है उसकी एक तरफ B है और एक तरफ A है, तो क्यों ना मैं C1 को ऐसे लिख दूं। जरा देखिए, एक तरफ ये मेरा A कंडक्टर है और दूसरी तरफ मेरा B है, भैया B पॉइंट है, तो ये मेरा C1 हो गया। इसकी दो प्लेट्स हैं C1 की, एक तरफ
ए से कनेक्ट है और एक तरफ बी से कनेक्ट है। अब आइए C2, अगर आप C2 को भी देखें तो वो भी ऐसे ही है भाई, एक प्लेट ए है और दूसरी वाली प्लेट बी पे है। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा बताओ, यहां पे अगेन C2 को मैं ऐसे लिख दूंगा भाई, ठीक है, क्योंकि C2 भी एक साइड ए है दूसरी साइड बी है। अब आइए C3 में भी एक साइड बी है और एक साइड ए है, तो C3 को भी ऐसे ही लगा देते हैं, ठीक है, एक साइड बी है और एक साइड ए है। जरा देख लो भाई, ये बन गया मेरा C3, तीनों पैरेलल में आ गए, इसका मतलब तो तीनों अगर पैरेलल में आ गए तो आप इनका इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। इक्विवेलेंट क्या बनेगा, CAB की जो वैल्यू आएगी वो बनेगी C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरह से आप जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम कैसे टैकल करेंगे। अब चलिए इसी में एक और मैं आपको प्रॉब्लम को जरा डिजाइन कर रहा हूं, उसको भी जरा देखते हैं। तो ये तो आसान प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ इस तरह की है कि मेरे पास ऐसे प्लेट्स दे रखी हैं और ये जो प्लेट है ये और ये जो प्लेट है ये ए पॉइंट से कनेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ यहां पे, ये और ये जो है ये बी के साथ कनेक्ट है। ये आपकी खाली दे रखी है, ये किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। आपको बताना है CAB क्या होगा। अगेन CAB आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देखिए। प्लेट्स का एरिया A है और इनके सबके बीच में डिस्टेंस मान लीजिए D है भाई, ये भी D है, ये भी D है, सबको D ले लेते हैं और बीच में सब में एयर ही है। मुझे निकालना है A एंड B के बीच का कैपेसिटेंस क्या होगा। अब ये जरा देखिए कैसे निकालें। सबसे पहले देखो, इधर B है इधर A है, तो दो अलग अलग कंडक्टर हो गए, दो अलग अलग कंडक्टर हो गए तो कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली ये दोनों अलग अलग कंडक्टर है भाई, ये A है और ये कोई नया नाम होगा C, छोड़ो बट अलग अलग तो है ना, तो अलग अलग है तो इनके बीच में कैपेसिटेंस आएगा। सिमिलरली ये दोनों अलग अलग कंडक्टर हैं, इनके बीच में भी कैपेसिटेंस आएगा और यहां पे भी कैपेसिटेंस आएगा। और अच्छी बात यहां पे ये है कि सारे के सारे C ही होंगे, सब बराबर होंगे। अब मुझे कैसे पता कौन सीरीज है कौन पैरेलल है, ये देखने के लिए सबसे पहले इस C को निकालते हैं। जरा देखो, ये A पॉइंट है, ये मेरा B पॉइंट है, ठीक है, ऐसे दिखा दो, A एक B पॉइंट बोल दो, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटर है C, ये A और B के बीच में है, एक तरफ A कंडक्टर है दूसरी तरफ B कंडक्टर है, तो इसको मैं सीधा सीधा ऐसे लिख देता हूं भाई, एक तरफ A वाला आ गया और एक तरफ आपका जो है वो B आ गया, ठीक है। इसको C लिख दिया, इसका काम हो गया पूरा, इसको निशान लगा दो। अब आइए ये वाला कैपेसिटर, ये कैपेसिटर अगर आप ध्यान से देखें तो एक तरफ A है बट दूसरी तरफ कोई नया कंडक्टर आ गया जो B नहीं है। एक तरफ A जरूर है बट ये जो है एक नया कंडक्टर आ गया, इस कंडक्टर को मैं D बोल देता हूं, चलो ठीक है। तो इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है ये एक तरफ A से कनेक्ट है और दूसरी तरफ D से कनेक्ट है, तो ऐसे लिख देता हूं, जरा देखिए, एक तरफ A से कनेक्ट हो गया दूसरी तरफ D से कनेक्ट हो गया, ये D पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इसको भी हमने लिख दिया। फिर आ जाओ, ये अगर आप इस कैपेसिटर को देखोगे तो ये एक तरफ D से है और दूसरी तरफ B से कनेक्ट है ये, तो इसका मतलब D से और B के बीच में ऐसे लगा दो आप। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये भी मेरा C वैल्यू है, इसकी भी C वैल्यू है और ये जो बीच वाला पॉइंट है ये पॉइंट मेरा D हो गया, ठीक है। तो ये दोनों ही हमने लगा दिए हैं, एक आपका A से D के बीच में और एक आपका D से B के बीच में, तो बैक टू बैक हो गया ना भाई। देखो इस तरह से आएंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ है। फिर आ जाओ नीचे वाला, ये है आपका B और A के बीच में है, तो अगेन ये B और A के बीच में अगर आप दिखा रहा होगा तो इस तरह से आप B और A के बीच में दो प्लेट दिखा दोगे, ठीक है। और ये भी मेरा C है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इनका इक्विवेलेंट निकालना है। तो कैसे निकालोगे बताओ। इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो गया, ये तो C/2 हो गया भाई, और ये दोनों पैरेलल में है। असल में तो तीनों ही पैरेलल में है, ये C/2 C और C, बट कोई बात नहीं, पहले आपने इन दोनों को सीरीज में ले लिया, इन दोनों का पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट पैरेलल निकालो। किसी भी दो का पैरेलल ले सकते हो डायरेक्टली। तो इन दोनों को पैरेलल लोगे तो इनको 2C लिख दो भाई, तो ये मेरा 2C बन गया, ठीक है। ये बन गया 2C, ठीक है। इन दोनों को हमने पैरेलल इकट्ठा कर दिया पहले, ये आ गया 2C, और इन दोनों को सीरीज में कर दिया, ये C/2 आ गया। अब दोनों ये आपस में क्या है, ये भी पैरेलल में है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.5C, और C की वैल्यू क्या होगी, ε0 A/D। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो आप देखिए कई बार इस तरह से आइसोलेटेड कंडक्टर भी दे दिया जाता है बीच में, तो ऐसे केस को हम कैसे टैकल करेंगे उसको जरा समझिए।
भाई जरूरी नहीं है बीच में एक ही हो, ऐसे बीच में दो भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, मतलब अगर मैं बोलूं कि भाई इस तरह की सिचुएशन आ जाए, जरा देखिए, ये जो है ये मेरा ए है, ठीक है, ये मेरा ए पॉइंट है, और ये जो है ये मेरा बी पॉइंट है, और यहां पे एक कंडक्टर ये दे दिया, एक कंडक्टर ये दे दिया, ऐसे दे दिया कंडक्टर, दो दो दे दिए, ठीक है। अब बताओ, ये डिस्टेंस को मैं मान लीजिए डी बोल देता हूं, ये d/2 होगी, और ये भी मेरी d/2 हो गई, ये भी मेरी d/2 होगी, और ये मान लो मेरी d डिस्टेंस है। प्लेट्स का एरिया a है, d इज मच मच लेस देन एरिया ऑफ द प्लेट्स। आपको इनके बीच का कैपेसिटेंस निकालना है, CA भी निकालना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, जरा देखो, सबसे पहले ये देखो कैपेसिटेंस एग्जिस्ट कहां करेगा। यहां पे कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करेगा, यहां पे भी कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करेगा, दो अलग अलग कंडक्टर होंगे ना तो कैपेसिटेंस बनेगा, ठीक है। यहां पे भी कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करेगा, यहां पे भी करेगा, यहां पे भी करेगा, सेम कंडक्टर नहीं होना चाहिए दोनों तरफ, ठीक है। तो यहां कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसको मैं C1 बोल देता हूं, C2, या इसको C बोल देते हैं, ये भी C बनेगा फिर, ठीक है। इसको C2, इसको C0 बोल देते हैं, ठीक है। ये मेरा C0 है, तो ये भी C0 बनेगा, ये भी C0 बनेगा, क्योंकि सब में डिस्टेंस d/2 है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये कंडक्टर मेरा A हो गया, ये B हो गया, इसको मैं D बोल देता हूं, इसको मैं F बोल देता हूं। इस कंडक्टर को D नाम दे दिया, इसको मैंने F नाम दे दिया। अब आगे की कहानी आप सब लोग जानते हो। आप A से शुरुआत कीजिए, सबसे पहले ये कंडक्टर दिखाओ, ये जो कैपेसिटेंस ये दिखाओ, ये A और B के बीच में है, तो एक तरफ A पॉइंट है, एक तरफ मेरा B पॉइंट है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप A से निकालो ऐसे, और एक तरफ A है, एक तरफ B है, और कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, C, ये आप दिखा दो। फिर आ जाओ यहां पे, एक तरफ B है, एक तरफ D है, तो B और D के बीच में एक कैपेसिटेंस बना हुआ है, एक तरफ B है, ये मेरा पॉइंट हो जाएगा D, तो B और D के बीच में ये C0 आ गया है, ठीक है भाई। तो ये बन गया, अब ये C0 भी हमने दिखा दिया। फिर आ जाओ D और F के बीच में, D और F के बीच में एक C0 आ गया, तो D से, ये पॉइंट D था ना भाई, इससे F के बीच में आ गए हम C0, तो D से F के बीच में ये C0 आ गया। अब आ जाओ F से A के बीच में आ गया C0, F से आप सीधा अब यहां से A के बीच में आपका C0 आ गया, ठीक है जी। तो ये भी C0 आ गया। अब आ जाओ अगला, ये अगेन A और B के बीच में है, इधर A है और इधर B है, तो A और B के बीच में एक और आप कैपेसिटेंस बना दो, ठीक है भाई, C। अब इसका आपको इक्विवेलेंट निकालना है भाई, मेरे हिसाब से तो बहुत आसान है, ठीक है। आप यहां पे कर सकते हो कैलकुलेशन, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से भी कई बार आपकी सिचुएशन आ जाती है, कई बार इस तरह से भी प्रॉब्लम्स को पूछ लेते हैं। अब नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट मैं डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। आप बोलोगे सर डाइलेक्ट्रिक को तो हम पहले पढ़ चुके हैं, डाइलेक्ट्रिक में क्या इंट्रोड्यूस करना है, जरा देखिएगा, सिचुएशन डिफरेंट बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि अब हमें बेसिक सीरीज पैरेलल समझ आ गया है, तो अब हम डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, और डाइलेक्ट्रिक से कैसे डिफरेंट प्रॉब्लम्स बन सकते हैं उनको जरा देखते हैं। जरा देखिए, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसे पैरेलल प्लेट्स लगी हुई हैं और उनके बीच में डिस्टेंस है d, और प्लेट्स का एरिया जो है वो है A, एरिया ऑफ प्लेट्स वो है हमारे पास A, और यहां पे आपको दे रखा है D इज मच मच लेस देन A, ठीक है। तो इस केस में जो कैपेसिटेंस की, और बीच में चलो मैं एयर ले लेता हूं, एयर या वैक्यूम ले लो, तो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ε0 A/d, ये बनेगा कैपेसिटेंस, ठीक है। इन दोनों प्लेट्स के बीच का ये कैपेसिटेंस होगा। बट अगर मैं इन दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दूं, जरा देखिए, मैं इन दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दूं, मतलब ऐसा कोई मीडियम जो इंसुलेटर हो और उसकी परमिटिविटी हो εr। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स अगेन d है मेरे पास, ये जो डिस्टेंस है ये d है, और एरिया ऑफ द प्लेट्स इज a। तो अगर मैं कैपेसिटेंस की वैल्यू पूछूंगा तो बनेगा ε0 εr A/d, ये कैपेसिटेंस बन जाएगा अब यहां पे, ठीक है। ये मेरा कैपेसिटेंस आएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो तब आएगी जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे। तो मान लीजिए मैंने यहां पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, यहां पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, ठीक है भाई। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, इधर प्लस आएगा हायर पोटेंशियल, इधर लोअर पोटेंशियल माइनस आएगा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी E,
और E की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू क्या है, Q बाई A। अच्छा ये मैं कई बार बाहर की तरफ दिखाता हूं, असल में प्लेट्स के इनर साइड पे है भाई, जो प्लेट्स जो अंदर की तरफ है ना वो चार्ज की बात हो रही है भाई, ये Q जो है वो इनर साइड वाला चार्ज होना चाहिए। तो Q बाई A तो इस सिग्मा की वैल्यू होगी, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो बनेगी Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डाउनवर्ड, नीचे की तरफ यहां पे, ठीक है। अब यहां पे क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं अगेन इसके ऊपर Q चार्ज दे दूं, ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बैटरी से Q चार्ज दे दूं तो, और एरिया ऑफ द प्लेट्स इज A, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो अगेन डाउनवर्ड होगी, और उसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, उसकी वैल्यू होगी Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, इस तरह की होगी। एक्चुअल में जो सराउंडिंग होती है ना, जो कॉर्नर होते हैं, यहां पे फील्ड लाइंस डाउनवर्ड नहीं होती, ठीक है। यहां पे फील्ड लाइंस अगर आप देखोगे तो इस तरह से निकली हुई होती है फील्ड लाइंस, ठीक है। इनको बोलते हैं फ्रिंजिंग फील्ड, इनको क्या बोला जाता है, फ्रिंजिंग फील्ड, ठीक है। ऐसे बल्जिंग होती है फील्ड लाइंस के ना, बाहर की तरफ निकली होती है, इनको बोला जाता है फ्रिंजिंग फील्ड। तो हम क्या करते हैं, हम इन फ्रिंजिंग इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। हमने जो कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया है वो ये अज्यूम करके निकाला है कि हमारी फील्ड बिल्कुल डाउनवर्ड है, मतलब हम इस फ्रिंजिंग इफेक्ट को, जो बल्जिंग इफेक्ट है ना, फील्ड लाइन जो बल्ज निकला हुआ है बाहर की तरफ, उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे, उसके इफेक्ट को हम नहीं देख रहे हैं। प्रैक्टिकली ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और उसकी वजह से जो कैपेसिटेंस है वो डिफरेंट आता है। फिर ये जो हम कैलकुलेशन करते हैं इसके हिसाब से फिर वो नहीं आता है, थोड़ा बल्जिंग इफेक्ट उसका होता है, और उसका नेचर तो क्योंकि हर चीज को इन्वॉल्व करती है ना, ठीक है। तो खैर आप समझिए कि हम फ्रिंजिंग इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होगी और ये डाउनवर्ड होगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए, अब इसी में अगर मैं आपसे ये बोलूं तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट भी होगा, और यहां पे एक एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा भाई, ठीक है। यहां पे एक एप्सिलॉन आर और आ जाएगा, परमिटिविटी है ना मीडियम की, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए, अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है इसमें, इंटरेस्टिंग चीज यहां पे ये है, कुछ इस तरह की सिचुएशन ले लूं जिसमें मेरे पास एक प्लेट है, ऐसे दो प्लेट्स हैं, और प्लेट्स का एरिया A है, डिस्टेंस D है इनके बीच में, D इज मच मच लेस देन एरिया ऑफ द प्लेट्स, एंड बीच में मैं इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल देता हूं D/2 डिस्टेंस पे, ये मेरी D/2 डिस्टेंस है, एंड यहां पे भी मेरी D/2 डिस्टेंस है, ठीक है। और यहां पे मैंने ऊपर वाले हिस्से में सोचिए कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, ग्लास डाल दिया, सोचिए ये मेरे पास ग्लास है और ये मेरे पास एयर है, ऐसे कर दिया। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें दो तीन सवाल है मेरे पास। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको इसका C इक्विवेलेंट बताना है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। इक्विवेलेंट माने अगर मैं A बोल दूं इसको और इसको B बोल दूं पॉइंट को, तो आप ये भी कह सकते हो CAB क्या होगा, CAB की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है ये। दूसरा सवाल ये है कि अगर मैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूं, मतलब एक सोर्स अप्लाई कर दूं, वोल्टेज सोर्स, इनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूं, मतलब आप मान लो कि ये ग्राउंड पे है और ये सोर्स मेरा V0 है, V0 का डिफरेंस पैदा कर रहा है ये, तो अगर मैं इसको 0 मान लूंगा तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, V0। अच्छा, सोर्स से एक कंफ्यूजन मत रखना भाई, जैसे कोई सोर्स है ऐसे वोल्टेज सोर्स और ऐसे लिखा हुआ V0, इट डजंट मीन कि नीचे वाला 0 है ना, ये सिर्फ अपने को ये बता रहा है कि डिफरेंस जो है ऊपर वाला और नीचे वाले में से, ऊपर वाला हायर पोटेंशियल है, नीचे वाला लोअर पोटेंशियल है, डिफरेंस जो है वो V0 है। इट डजंट मीन कि ये पॉइंट मेरा V0 वोल्ट पे है ना, ये नहीं है। ये पॉइंट V0 पे तब होगा जब नीचे में क्या मान लूं, ग्राउंड। अगर मैंने 0 नीचे मान लिया तो ये V0 होगा, अगर नीचे मैंने 1 वोल्ट ले लिया तो ऊपर 1 प्लस V0 हो जाएगा। इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस को दिखा रहा है, इसलिए यहां पे गलती ना करें, ठीक है ना। तो खैर मैंने क्या किया, इस प्लेट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया V0 वोल्ट का, और नीचे वाले को 0 मान लिया। तो अगर नीचे वाले को मैंने 0 वोल्ट पे ले लिया तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, V0 वोल्ट पे हो जाएगा। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूं, ऐसे सोर्स अप्लाई कर दूं, तो आपको बताना है कि ये जो इसके प्लेट्स पे जो चार्ज आएगा Q, वो चार्ज क्या होगा। इस पे प्लस Q आएगा तो इसमें माइनस Q आएगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है, आपको Q की वैल्यू बतानी है, जो एक Q आएगा, Q कितना होगा ये आपको बताना है। तीसरा आपको क्या बताना है, तीसरा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, ऑब्वियसली चार्ज आएगा तो, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं E1 बोल दूं, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं E2 बोल दूं, तो आपको E1 एंड E2 भी बताना है भाई क्या होगा। E1 की वैल्यू बतानी है एंड E2 की वैल्यू बतानी है।
दोनों होंगी डाउनवर्ड ही। यहां पे फ्रिंजिंग इफेक्ट को आपको नेग्लेक्ट करना है, मतलब मान के चलें कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड ही है, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 आप यहां पे और भी चीज कैलकुलेट कर सकते हो, और वो क्या है, आप कैलकुलेट कर सकते हो कि इस लेवल पे क्या पोटेंशियल होगा। अगर मैं इस लेवल के पोटेंशियल को V1 बोल दूं विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड, यहां की वोल्टेज को V1 बोल दूं, तो इस पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होगा, इस V1 की वैल्यू भी आपसे पूछ सकता हूं मैं, V1 क्या होगा। इवन मैं किसी बीच में लेवल कोई भी ले लेता हूं यहां पे, ठीक है, और यहां का पोटेंशियल मैं कुछ भी बोल देता हूं V2। यहां से कितने डिस्टेंस है, D/4 डिस्टेंस है। D/4 पे भी आपको मैं V2 पूछ लेता हूं, D/4 पे जो V2 है वो क्या होगा। या फिर यहां पे पूछ सकता हूं बीच में किसी भी एक पॉइंट पे, जो यहां से कुछ 3D/4 पे है, इस पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होगा, या इस लेवल पे क्या पोटेंशियल होगा। लेवल पे हर पॉइंट पे सेम ही होगा, अगर ये पूरा लेवल ले रहा हूं, पूरे लेवल पे सेम पोटेंशियल आएगा, क्यों आएगा वो देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे V1 या V2 में मैं पूछ सकता हूं। मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है ना यहां तक, इस डाइलेक्ट्रिक के इस सरफेस पे कितना चार्ज आएगा। ऑब्वियसली वो बाउंड चार्ज होगा, क्योंकि फ्री चार्ज तो हम दे नहीं रहे, फ्री चार्ज तो सिर्फ प्लेट्स के ऊपर आएगा। फ्री चार्ज कौन सा होता है, जो अलग से हम देते हैं, बैटरी से जो आ रहा है, सोर्स से जो आ रहा है। बाउंड चार्ज क्या होता है, जो डाइलेक्ट्रिक के पोलराइजेशन से अपीयर होता है, सरफेस बाउंड चार्ज। तो मैं यहां पे आपसे पूछ सकता हूं कि इस पे बाउंड चार्ज डेंसिटी क्या आएगी, सिग्मा बी, बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी बोल दो। तो नंबर 5 में आपसे पूछ सकता हूं सिग्मा बी की वैल्यू क्या होगी, बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी यहां पे क्या आएगी इस जगह पे, या जो ऊपर वाला सरफेस जो बनेगा डाइलेक्ट्रिक उस पे क्या आएगी। इस तरह से कई सारे क्वेश्चंस यहां पे बन सकते हैं दोस्तों। तो चलिए एक एक करके सबको समझते हैं कि कैसे उनको हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, जरा देखिए, अगर आप इस पूरे डायग्राम को देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे हर जगह डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है हर जगह पे, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे बनेंगे बता सकते हो। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, नीचे की तरफ है, तो आप ये कह सकते हो, और यहां पे भी नीचे की तरफ है, ठीक है। अब आप ये कह सकते हो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, ठीक है, तो ये जो लेवल बनेंगे, जैसे ये जो लेवल ले लो, मैंने एक लेवल ले लिया, ये वाला, ये पूरा लेवल एक इक्विपोटेंशियल लेवल बनेगा। क्यों भाई, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैं इस सरफेस की बात करूंगा तो ये सरफेस हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। सिमिलरली ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ये नीचे वाला एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो जो ये लाइन है, ये सारे के सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि इस लेवल पे पोटेंशियल पूछो या इस पॉइंट पे वोल्टेज पूछो या इस लेवल पे पूछ लो, एक ही बात है। वो इस पॉइंट पे पोटेंशियल पूछना या फिर इस लेवल पे पूछना, वो सोने बराबर ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। पॉइंट को समझिए। तो अब यहां पे ये जो इंटरफेस है, यहां पे देखो, इससे ऊपर डाइलेक्ट्रिक है, नीचे एयर है। तो ये जो इंटरफेस है, यहां पे पूरे इंटरफेस पे पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होगा। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है दोस्तों, तो यहां पे पोटेंशियल मेरा कांस्टेंट होगा। इसका मतलब यह हुआ कि मैं इसको एक कंडक्टिंग प्लेट की तरह ट्रीट कर सकता हूं, क्योंकि कंडक्टर पे हर जगह पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम। तो मैं इसको एक कंडक्टिंग प्लेट की तरह ट्रीट कर सकता हूं, और मैं ये कह सकता हूं कि ये जो पूरा कैपेसिटर है, ये असल में 2 कैपेसिटेंस से मिलकर बना हुआ है। तो मैं इसको ब्रेक करके ये बोल सकता हूं कि असल में ये 2 कैपेसिटर से मिलकर बना हुआ है, ऐसे, जिसमें ऊपर वाला जो कैपेसिटर उसमें डाइलेक्ट्रिक है और नीचे वाले में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है। इसकी जो वैल्यू आएगी C1, इट कम्स आउट टू बी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r a डिवाइड बाई d/2, ठीक है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस d/2 होगी ना, एरिया इसका a ही है। सिमिलरली जो नीचे वाला जो कैपेसिटेंस होगा C2, दैट कम्स आउट टू बी एप्सिलॉन नॉट a, क्योंकि इसमें एयर है भाई पूरे में, और यहां पे d/2 कर दो, ये मेरे पास नीचे वाले का कैपेसिटेंस हो जाएगा। नीचे वाले का इसका कैपेसिटेंस आ गया, और दोनों को मैं सीरीज में लगाऊंगा क्योंकि बैक टू बैक लगे हुए हैं दोनों, ठीक है, एक के बाद दूसरा है जब आप नीचे की तरफ जा रहे हो। तो इस तरह से मेरे पास C1 C2 आ जाएंगे। तो अगर मैं C इक्विवेलेंट की बात करूं, या आप कह सकते हो CAB की बात करूं, तो वो बनेगा C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। एंड जब आप इनकी वैल्यू पुट करोगे तो आप जरा देखिए, ये वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r a बाई d इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन r। एक बार चेक कर लें भाई, ये मेरे पास CAB आ जाएगा, A एंड B के बीच का कैपेसिटेंस। CAB की वैल्यू पता चल गई। तो इसका मतलब ये पहले वाला तो हो गया। अब आइए Q। तो Q क्या होगा, Q तो बहुत आसान है भाई। CAB के अक्रॉस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के अक्रॉस आपने V0 वोल्ट लगा रखी है, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, C इक्विवेलेंट इंटू V0, एंड इट कम्स आउट टू बी 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r a डिवाइड बाई d इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन r इंटू V0।
ये मेरा चार्ज आएगा, फ्री चार्ज बोलेंगे इसको, जो बैटरी से आया, जो सोर्स से आया है इसके ऊपर, उतना ही माइनस क्यू यहां पे भी होगा। ठीक है, इस तरह से आप जो है चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हो। अब आइए इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एंड E2 क्या होगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको एक आसान तरीका है और एक है मुश्किल तरीका। आसान तरीका बहुत आसान है, उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, आप मतलब अगर दिल को खुश करना चाहते हो तो आसान तरीके से सोल्व कर लो। एक है मुश्किल तरीका, वो जो मुश्किल तरीका है उसमें ये सारे आंसर छुपे हुए हैं। मुश्किल तरीके में सब निकाल लोगे, आसान तरीके से सिर्फ एक रट्टा है और वो कुछ नहीं है। तो जब भी आपको प्रॉब्लम सोल्व करनी है तो हमेशा आसान तरीके से करें, लेकिन जब भी आपको कंसेप्ट समझना है तो मुश्किल रास्ते से चलो, क्योंकि मुश्किल रास्ते से जानकारी बहुत ज्यादा मिलती है आपको। आसान तरीके में सिर्फ आपको आंसर पता चल जाता है कि क्या आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए जरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड E1 निकालते हैं। तो E1 कैसे कैलकुलेट करोगे दोस्तों, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता था पहले, अगर ये डाइलेक्ट्रिक ना होता तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और सिग्मा की वैल्यू क्या होती, Q बाई A डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये होना चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें अब डाइलेक्ट्रिक आ गया, तो डाइलेक्ट्रिक आ गया तो यहां पे क्या और हो जाएगा, एप्सिलॉन R और हो जाएगा भाई। तो इसका मतलब Q डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R जो है ये बनेगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस जोन में। इस जोन में क्या बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस जोन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बनेगा Q डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट। इसमें तो वही रहेगा भाई, क्योंकि इसमें तो एयर है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ये आनी चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, बट ये बहुत ही बकवास तरीका है, सही बताऊं तो बहुत ही फालतू, बिल्कुल ही बेसिक लेवल का तरीका है, इससे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली आपको ज्यादा। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो आप, ठीक है, लेकिन ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, सही बताऊं तो क्या करें फिर आगे। इसको अगर बेसिक पूरे तरीके से समझना हो और पूरे कैलकुलेशन करनी हो तो एक और तरीका भी है जिससे आप इनको सोल्व कर सकते हो। देखो एग्जाम में आपको ऐसा ही करना होगा, क्योंकि जब भी आपको सोल्व करना है तो आसान तरीके से करो, ठीक है, लेकिन समझना है तो थोड़ा और तरीका भी अप्लाई करो। कैसे, एक काम करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लैप्लासिस इक्वेशन का सहारा लेते हैं। ठीक है, लैप्लासिस इक्वेशन क्या कहती है, लैप्लासिस इक्वेशन कहती है कि डेल स्क्वायर V इज इक्वल टू 0। कोई फ्री चार्ज नहीं है, असल में तो डेल स्क्वायर V इक्वल टू माइनस रो V बाई एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए था, बट इसमें कोई फ्री चार्ज हमने दिया ही नहीं, सारे के सारे बाउंड चार्ज है, पोलराइजेशन की वजह से चार्ज आएंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें कोई हमारा फ्री चार्ज नहीं है इस रीजन के अंदर, ना ही इस रीजन में कोई फ्री चार्ज है। तो दोनों ही रीजन में, चाहे आप रीजन 1 लो ग्लास वाला, चाहे आप एयर वाला लो, दोनों में ये एप्लीकेबल होगा। और मैं यहां पे x इक्वल टू 0 ले रहा हूं, और यहां पे x इक्वल टू d/2 ले रहा हूं, और यहां पे x इक्वल टू d ले रहा हूं। ठीक है, तो अलग अलग जोन में पोटेंशियल देखते हैं कैसे आएगा। तो सबसे पहले x की वैल्यू कहां से कहां तक देखेंगे, 0 से लेके d/2 के बीच में देखते हैं। तो 0 से d/2 में जब आप इसको सोल्व करोगे तो x के साथ ही वेरी कर रहा है पोटेंशियल मेरा। x इक्वल टू 0 पे 0 है और x इक्वल टू d/2 पे v1 है। v1 की वैल्यू अननोन है, मुझे निकालनी है v1। ठीक है, निकालना है। तो जरा देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। अगर मुझे लिखना हो तो मैं लिखूंगा d² v बाई dx स्क्वायर, केवल x के साथ वेरी कर रहा है ना भाई पोटेंशियल मेरा, यहां से ही आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं निकालूंगा तो सबसे पहले dv बाई dx निकाल लेते हैं, वो बन जाएगा k नोट x, और फर्दर अगर आप इसको सोल्व करोगे तो vx इक्वल टू k नोट x प्लस k1, ये रिलेशन बनेगी जब आप इसको सोल्व करोगे तो। अब प्रॉब्लम यह है कि k नोट एंड k1 की वैल्यू कैसे निकाले जब आप x को 0 से d/2 के बीच ले रहे हो। तो एट x इक्वल टू 0 देखते हैं सबसे पहले। एट x इक्वल टू 0, ये 0 वैल्यू है, यहां पे पोटेंशियल की जो वैल्यू आनी चाहिए x इक्वल टू 0 पे वो 0 आनी चाहिए। तो अगर मैं इसमें पुट करूं x इक्वल टू 0 ऑन बोथ साइड तो बनेगा 0 इज इक्वल टू k1। तो k1 की वैल्यू तो मेरी 0 आ गई भाई यहां पे। अब आइए एट x इक्वल टू d/2, तो ये बन गया v d/2 इज इक्वल टू k नोट d/2। सही बात है भाई, और k1 तो पहले 0 हो चुका है, इसमें x की जगह पे दोनों तरफ d/2 पुट कर दिया तो ये आ गया। और v d/2 क्या है, v1, तो 2/d और लिख दो, ये d/2 को इधर ले आओ ना, k नोट की वैल्यू आ गई। तो k नोट भी आ गया, k1 भी आ गया। अगर मैं यहां पे पुट करूंगा तो vx की वैल्यू क्या बनेगी दोस्तों, vx विल बी इक्वल टू 2v1/d इंटू x प्लस, बस यही बनेगा भाई, एक बार देख लो, क्योंकि k1 तो मेरा 0 है ना, k नोट की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी है, ये मेरे पास आ गया vx। मुझे पता चल गया कि x जो पोटेंशियल है वो कैसे वेरी करेगा यहां से लेके यहां तक। ये जो आंसर है ये x की वैल्यू 0 से लेके d/2 के बीच वैलिड होगा भाई। ठीक है, तो ये मुझे पता चल गया कि पोटेंशियल जो है वो कैसे x के साथ वेरी कर रहा है नीचे वाले जोन में, एयर जोन में। अब आइए ऊपर वाले जोन में, ऊपर वाले जोन में कैसे देखेंगे भाई पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है। ये रिलेशन तो उतनी ही रहेगी ना,
ये वाली रिलेशन भाई ये तो इसके सॉल्यूशन से आई है, बस हमें k नॉट और k1 की वैल्यू यहां पे बदल जाएगी ऊपर वाले जोन में। ये एयर में थी, अब आइए ग्लास में। तो सबसे पहले एट x इक्वल टू क्या करोगे, एट x इक्वल टू d/2 देखते हैं। x इक्वल टू d/2 पे ये क्या है, ये है v d/2 विच इज v1 इज इक्वल टू k नॉट d/2 प्लस k1। ठीक है, ये रिलेशन आ गई। अब आइए दूसरा, एट x इक्वल टू d, x इक्वल टू d पे देखते हैं। x इक्वल टू d पे ये क्या बन गया बताओ जरा, ये बन गया v नॉट, इधर की जो वैल्यू है ये बन गई v नॉट इज इक्वल टू k नॉट d प्लस k1। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो यहां से मैं लिख देता हूं 2v1 इज इक्वल टू k नॉट d प्लस 2k1। एक बार जरा देख लो भाई, ठीक है, एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है। तो यहां से अब k नॉट k1 निकाल लेते हैं। ध्यान रखना ये अब कौन से जोन में सोल्व कर रहा हूं मैं, ऊपर वाले जोन में। ठीक है, इक्वेशन को सोल्व किया मैंने, तो जरा देखिए अगर मैं ऊपर वाले नीचे वाला माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2v1 माइनस v नॉट इज इक्वल टू k1। k1 की वैल्यू आ गई है और k1 की वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो k नॉट की जो वैल्यू आएगी इट कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स ऑफ v नॉट माइनस v1 डिवाइड बाई d। एक बार चेक कर लो भाई सही आएगा, k1 की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी है, इसको मैं फिर इधर ले आया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ठीक लिखा है मैंने। अब k नॉट और k1 की वैल्यू यहां पे पुट कर दे, इसमें पुट कर देते हैं, तो vx की वेरिएशन, पोटेंशियल का जो वेरिएशन आएगा वो आपके पास हो जाएगा k नॉट विच इज v नॉट माइनस v1 डिवाइड बाई d, k नॉट इंटू x प्लस k1, एंड k1 की वैल्यू क्या है, k1 की वैल्यू है 2v1 माइनस v नॉट। ये मेरे पास पोटेंशियल का वेरिएशन आ गया। कहां पे, x की वैल्यू कहां से कहां तक बताओ, d/2 से लेके d तक, ये मेरा पोटेंशियल का वेरिएशन आ गया। ये 0 से लेके d/2 तक था, पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है, और ये d/2 से लेके d तक का वेरिएशन आ गया। अब चलिए, अभी भी मैं v1 को नहीं निकाल पाया कि v1 की क्या वैल्यू होगी, तो अब एक काम करते हैं, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है माइनस dv/dx। माइनस सिर्फ डायरेक्शन को सिग्निफाई करेगा। तो अगर मैं पहले केस में देखूं, यहां पे x की वैल्यू अगर मैं 0 से लेके d/2 ले लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी, जिसको मैं E2 बोल रहा हूं, E2 की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस dv/dx कर दो। ये पोटेंशियल है इस जोन में, तो अगर माइनस dv/dx करूंगा तो क्या बन जाएगा, माइनस 2v1/d। माइनस कुछ नहीं सिग्निफाई कर रहा, माइनस सिर्फ ये बता रहा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगी, नीचे की तरफ होगी। मतलब ये माइनस आई कैप आप इसको लिख दो। ठीक है, ऊपर की तरफ आई कैप है, एक्स बढ़ रहा है तो माइनस आई कैप की तरफ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। अब आइए एक्स की वैल्यू को अगर मैं d/2 से लेके d के बीच देखो, d/2 से d के बीच अगर आप देखोगे तो ये जो मेरा वेरिएशन है पोटेंशियल का, ये वेरिएशन जो है इसमें dv/dx कर दो और माइनस लगा दो, तो E1 की वैल्यू जो आएगी, E1 की जो वैल्यू आएगी इट कम्स आउट टू बी, बताइए क्या बनेगी, -2 टाइम्स ऑफ, बोलिए, v नॉट माइनस v1/d आई कैप। ये मेरे पास E1 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आ गई है जोन 1 में और जोन 2 में। बट एक प्रॉब्लम है, मुझे v1 पता ही नहीं। अगर v1 पता होता तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल लेता और जो पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी उसके साथ मैं कंपेयर करके देखता कि उतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट प्रॉब्लम यह है मुझे v1 नहीं पता। अब v1 को कैसे निकालें भाई, जरा देखिए, अगर मैं इस इंटरफेस की बात करूं तो यहां पे मेरे पास ऊपर है ग्लास और नीचे है एयर, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे नीचे की तरफ है और यहां पे भी नीचे की तरफ है। ये है मेरा E1, नीचे है E2। इसका मतलब है ये तो मीडिया इंटरफेस हो गया ना यार, ये तो मेरा इंटरफेस हो गया। तो यहां पे बाउंड्री कंडीशंस लग जाएंगी। अगर आपको याद हो बाउंड्री कंडीशन क्या थी, अगर कोई मीडिया इंटरफेस है तो टेंजेंशियल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, इंटरफेस के टेंजेंशियल जो कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो दोनों तरफ सेम होता है। यहां पे खैर इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटरफेस के टेंजेंशियल कंपोनेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड का है ही नहीं, कोई नॉर्मल कंपोनेंट है। अब नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ डी विल रिमेन सेम। अगर आपको याद हो तो डी का नॉर्मल कंपोनेंट सेम होगा भाई, और डी क्या होगी बताओ, इस जोन में डी की वैल्यू क्या होगी, इस जोन में होगी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 इंटू E1। ये होगी डी इस जोन में डाउनवर्ड, और इस जोन में डी की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट इंटू E2। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। ये मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, डायरेक्शन में नहीं ले रहा हूं। इसमें डायरेक्शन तो ये भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है, तो डायरेक्शन तो कैंसिल कर देगी। तो डी का नॉर्मल कंपोनेंट मैंने बराबर कर दिया, क्योंकि इंटरफेस पे आप जानते हो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ डी विल रिमेन सेम। यहां से अगर आप देखोगे तो आप ये कह सकते हो एप्सिलॉन r1 इंटू E1 इज इक्वल टू E2। ये मेरे पास मैग्नीट्यूड में रिलेशन आ गई है।
अब E1 और E2 की वैल्यू मुझे पता है, -i1 दोनों का हटा दो भाई, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे वैल्यू पुट करूं तो मैं क्या लिखूंगा बताओ जरा, अगर मैं ये वैल्यू यहां पे पुट करूं तो मैं क्या बोलूंगा, एप्सिलॉन R1 इंटू E1। E1 की वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ V0 माइनस V1 बाई डी इज इक्वल टू E2, और E2 की वैल्यू क्या है बताओ जरा, 2V1 बाई डी। ध्यान से देखिए भाई, ठीक है, D से D कट गया, 2 से 2 कट गया। अब जरा देखो यहां से क्या बन गया, यहां से मेरे पास V1 की वैल्यू आ गई है और वो बनेगी एप्सिलॉन R V0 डिवाइड बाई 1 प्लस एप्सिलॉन R। ये मेरे पास V1 की वैल्यू आ गई, ध्यान से देखिए। तो एक तरह से ये प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो गई। V1 की वैल्यू अगर आ गई हमारे पास, तो V1 को अब हम क्या पुट करेंगे, V1 को अब हम यहां पे पुट कर देंगे, हमारे पास पोटेंशियल का वेरिएशन आ जाएगा। जैसे अगर आप V1 को यहां पे पुट करते हो तो V1 की वैल्यू यहां पे पुट कर दो और फिर x की वैल्यू को d/4 पुट कर दो, इस लेवल पे पोटेंशियल V2 भी पता चल जाएगा आपको, d/4 लेवल पे क्या पोटेंशियल होगा। अगर आपको इस पॉइंट पे पता ना हो 3d/4 पे यहां पे आपको पोटेंशियल बताना हो, तो आपको क्या करोगे बताओ जरा, ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में आप क्या पुट करोगे बताओ। इस एक्सप्रेशन में एक तो V1 की वैल्यू पुट कर दो और x की जगह पे 3d/4 पुट कर दो, उससे आपके पास क्या आ जाएगा, इस लेवल पे पोटेंशियल आ जाएगा। तो देखो इसमें कितना बढ़िया जानकारी थी हमारे पास इस मेथड में, लेकिन स्टिल अभी हमने पूरा नहीं किया है, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों रिलेशन आ जाएंगे, ठीक है, ओके। अब एक काम करता हूं, इस V1 की वैल्यू को यहां पे पुट कर देता हूं E1 और E2 में, देखते हैं उसी के साथ बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है वैल्यू। तो जरा देखिए, अगर मैं यहां पे पुट करूंगा तो E2 की वैल्यू क्या बन जाएगी दोस्तों, -2/d की, तो खैर छोड़ ही दो, तो आप इसको लिखो 2/d, और V1 की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन R V0 डिवाइड बाई 1 प्लस एप्सिलॉन R। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है भाई, डायरेक्शन मेरी -i की तरफ है। ऐसे ही अगर मैं E1 की वैल्यू की बात करूं तो E1 की वैल्यू आएगी 2/d, तो मेरे पास ये बाहर आ गया, ठीक है। V0 माइनस V1, तो इसमें से V0 में से माइनस कर दो भाई, तो V0 मेरे पास कॉमन आ गया और यहां पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एप्सिलॉन R। मेरे ख्याल से ये बनेगा भाई, एक बार चेक कर लो E1 की वैल्यू, ठीक है। तो ये मेरे पास E1 आ गया, ये मेरे पास E2 आ गया। बट एक प्रॉब्लम है, आपने जो पहले आंसर निकाला था Q की टर्म्स में निकाला था, आपने तो अब यहां पे Q की टर्म्स में नहीं आया, तभी तो कंपेयर कर पाओगे। आंसर तो यही आना चाहिए, ये श्योर है, बट यहां से तो कुछ और ही आ रहा है भाई। तो कोई बात नहीं, आप इस V0 की जगह पे आप क्या लिख दो, इसको आप लिख दो 2 एप्सिलॉन R V इज इक्वल टू Q बाई C इक्वलेंट, ऐसे कर सकते हो ना भाई, Q बाई C इक्वलेंट, सही है। और ऐसे ही E1 में आप लिख दो 2 टाइम्स ऑफ Q बाई D C इक्वलेंट इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन R, ठीक है भाई। आप ऐसा कर सकते हो, E1 की वैल्यू ऐसे और E2 की वैल्यू ऐसे, और C इक्वलेंट क्या है मेरे पास, C इक्वलेंट है ये, कहां गया C इक्वलेंट, हमने C इक्वलेंट निकाला था भाई, ये रहा ना C इक्वलेंट, ये रहा। तो जब आप इसको यहां पे पुट करोगे C इक्वलेंट में, तो देखो 1 प्लस एप्सिलॉन R इंटू D कट जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, जरा पुट करके देखो क्या वैल्यू आ रही है। मेरे ख्याल से E2 की वैल्यू यही आएगी, चेक करके देख लो, और E1 की वैल्यू यही आएगी, ठीक है। इसका मतलब आंसर तो आपने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, ये तो उतना ही आ रहा है भाई, E1 एंड E2 तो उतना ही आ रहा है। लेकिन प्रोसेस समझिए कि कैसे हमने पूरे प्रोसेस से सोल्व किया इसको, कैसे हमने पोटेंशियल निकाला, x के साथ कैसे पोटेंशियल मेरा वेरी कर रहा है। तो इसमें देखो कितने सारे नए नए क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, इसलिए कह रहा हूं कि मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंसर तो E1 और E2 का यही आ रहा है भाई, E1 ये है और E2 ये है। डायरेक्टली भी आप कर सकते थे, आपको बस ये पता होना चाहिए कि बिना डाइलेक्ट्रिक के क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर डाइलेक्ट्रिक और आ जाएगा तो उसकी जगह एप्सिलॉन R और आ जाएगा, बस सिंपल, ठीक है। इस तरह से आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हो। अगला सवाल है बाउंड चार्ज डेंसिटी क्या आएगी। अब बाउंड चार्ज डेंसिटी कैसे निकाले भाई, सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब आपको याद होगा पोलराइजेशन डाइलेक्ट्रिक जब मैंने पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि कैसे आप बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालते हो। तो दो तरह की चार्ज डेंसिटी होती है, एक आपकी होती है बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो होती है डाइवर्जेंस ऑफ P, माइनस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ P, ठीक है, वो होती है मेरे पास बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और एक होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, रो बाउंड S, वो क्या होती है बताओ, वो क्या होती है, वो होती है P डॉट एन कैप, पोलराइजेशन, P माने पोलराइजेशन। अब जरा पोलराइजेशन देखो क्या होता है, वो निकालो और मुझे बताओ कि भाई बाउंड चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या होगी, ठीक है। यहां पे इस सरफेस पे कितनी बाउंड चार्ज डेंसिटी आएगी, अब उसको आप कैलकुलेट करें भाई, ठीक है, उसको आप दिमाग लगाएं और देखेंगे कैसे निकालोगे। जो पोलराइजेशन है उसको D से निकाल सकते हो, D अपने को पता है,
डी की वैल्यू जो है वो आपकी चाहे तो ये ले लो चाहे ये ले लो, डी विल रिमेन सेम दोनों तरफ। यहां पे आपको पता है डी की वैल्यू क्या होगी, डाउनवर्ड। डी इस जोन में और इस जोन में दोनों में बराबर होगा, ठीक है। चाहे तो आप यहां से निकाल लो E1 की वैल्यू पुट करके, चाहे आप यहां पे E2 की वैल्यू पुट करके निकाल लो। और E1 और E2 क्या है, E2 मेरा ये है, तो अगर मैं यहां पे वैल्यू पुट करूंगा तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ जरा, या D2 बताओ क्या बनेगा। D2 बनेगा एप्सिलॉन नॉट इंटू E2 Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कर गया तो D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q बाई A। ये आ जाएगा मेरे पास D2, और वही मेरा D1 भी होगा भाई, ठीक है। और ये डाउनवर्ड होगा ऑब्वियसली, मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है। ये मेरा D2 आएगा, इस जोन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा यहां पे। वही मेरा यहां पे भी होगा D1, क्योंकि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ D विल रिमेन सेम ना, तो D1 भी मेरा यही बनेगा। अब D1 अगर आ गया तो क्या मैं पोलराइजेशन निकाल सकता हूं, पोलराइजेशन वेक्टर P। और अगर एक बार P आ गया तो मेरे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी भी आ जाएगी, ठीक है। तो अब आप दिमाग लगाइए कि P कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इतना आप खुद सोचिए। मुझे उम्मीद है आज का जो एपिसोड है वो आपको समझ आया। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी और इसके ऊपर कुछ और सिचुएशंस को देखेंगे, ठीक है। इसमें हम डाइलेक्ट्रिक को इस बार ऐसे ना करके इधर करते हैं पूरे जोन में, तब सिचुएशन बदल जाएगी, उसको भी जरा एनालाइज करते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।